हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि इस समय हमने पैट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो अपनी पैट परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरीज़ चलाई हुई है, उसी सीरीज़ के अंतर्गत हमने अपना हिस्ट्री के पोर्शन में पहला सिंधु घाटी सभ्यता का भाग पूरा कर लिया है। और उसके बाद में हमने वैदिक सभ्यता का भी पार्ट वन, वैदिक काल का पार्ट वन को हम पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने वैदिक काल के बारे में समझा है। अब आज हम उसके द्वितीय पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता ही दूँ कि ये जो हमारी सीरीज़ है, ये हमने एक तरीके से आपके बूस्टर के लिए रखी है, कि जिससे कि आप फटाफट अपना रिवीजन करके तेज़ी से और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। हमने इसमें वही डाटा रखा है जो आपकी परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और बेहतर से बेहतर नोट्स अपने अध्यापक गण द्वारा हमको खुद पढ़ाए गए नोट्स, खुद की तरफ से उसमें कुछ जोड़े गया, और इसलिए हमने अपने नोट्स को और बेहतर से बेहतर करके आपके सामने परोसने की कोशिश की है, जिससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर सकें और परीक्षा में 85 प्लस मार्क्स आप अचीव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक्स वैदिक काल के पार्ट टू, जिसमें हम आज बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। ऋग्वैदिक काल के 1000 ईसा पूर्व पर ऋग्वैदिक काल की समाप्ति एक तरीके से मान लिया जाती है, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है, वो उसे उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो कि आपने याद रखा होगा, आपने ऋग्वैदिक काल का भी काल समय आपको याद है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है दोस्तों, कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है, वो ऋग्वैदिक काल का समय माना गया है। इसमें क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा तथा कबीले आपस में मिलकर राज्य का निर्माण करने लगे। तो दोस्तों, क्या था कि ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल में जो है कबीलों पर ही डिपेंड था, सारी सब कुछ लोग कबीला के रूप में रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ हम आगे बढ़ते गए, तो उत्तर वैदिक काल में क्या होना शुरू हो गया दोस्तों, कि लोग कबीले को छोड़कर राज्य बनाने लगे। छोटे छोटे जन कह देते थे, छोटे छोटे लोग राज्यों का निर्माण करने लगे, और कबीलों को आपस में मिलाकर राज्यों का निर्माण उन्होंने किया। तो आप समझ ही सकते हैं, तो जब उन्होंने राज्यों का निर्माण किया होगा, तो इस हिसाब से समझ सकते हो कि अब उनमें शासन की, सत्ता की, ये सब चीज़ें बढ़ती चली गई, तो उसी के परिणाम आपको आगे देखने को भी मिलेंगे। तकनीकी दृष्टि से लोह युग की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य गंगा के आसपास 800 ईसा पूर्व में दोआब के अंतरजी खेड़ा में प्राप्त किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें से एक क्वेश्चन से देखिए, 2-3 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन की कि तकनीकी दृष्टि से लोह युग की शुरुआत हुई। तो आपको ये बात तो मैंने पहले हर लेक्चर में लगभग बता ही चुका हूँ कि लोह युग की शुरुआत कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको उत्तर लगाना है उत्तर वैदिक काल में। लोह युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई। सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य 800 ईसा पूर्व का गंगा यमुना। हाँ, उसके बाद आपको दूसरा याद रखना है कि सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए। सर्वप्रथम लोहे के जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो हमें गंगा यमुना के दोआब के अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। तो सर्वप्रथम लोहे के जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो हमें अतरंजी खेड़ा, गंगा यमुना दोआब से प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में आप और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद अर्थवेद में लोहे के लिए श्याम अयस व कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में का जो उपवेद था अथर्ववेद, अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस, श्याम अयस कृष्ण अयस मतलब सांवले का रंग में जो लोहे की प्राप्ति होती थी, तो उसका जो देखने का रंग इस तरीके था कि उसको श्यामा रस या कृष्णा रस, कालापन पे जो लोहे का रंग था, तो इसलिए इसको श्यामयस या कृष्णायस शब्द का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। देखिए दोस्तों, इसमें भारी कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, सिर्फ आपको अपने माइंड को वहीं पे घुमाते हुए जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, तो आपको इमेजिन होना चाहिए कि आप हाँ उस सभ्यता में ही घूम रहे हैं। अगर आप इस तरह से इमेजिन करेंगे तो इसमें कुछ भी भारी नहीं है, कुछ भी तो भारी नहीं है। देखिए 1 मिनट में आपको सारी लाइन बता देता हूँ। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल माना गया है। लोग जब में राज्यों का उदय होने लगा, कबीले को छोड़कर राज्य बनाकर रहने लगे। लोहे की प्राप्ति सर्वप्रथम हुई, कहाँ से हुई, गंगा यमुना दोआब में अतरंजी खेड़ा
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है तरंजीगढ़ स्थान आपके लिए। और लोग इसको क्या कहते थे, श्यामयास कहते थे, कृष्णायास कहते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। तो वर्ण व्यवस्था का उदय जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आइए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो कबीलाई ढांचे टूट गए और पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में कबीलाई ढांचे टूट गए थे और पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। जन का स्थान जनपद ने ले लिया था। तो जन का जो स्थान था वो जनपद ने ले लिया था। अब जन को जनपद कहा जाने लगा था। युद्ध गायों के लिए न होकर क्षेत्र के लिए होने लगे। मैं कह रहा था ना आपको कि देखो परिवर्तन जैसे ही जैसे कबीले से हम राज्य की तरफ बदलेंगे तो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। और देखिए एक मुख्य परिवर्तन है कि जन का स्थान जनपद ने लिया। और उसके बाद जो जो युद्ध कबीलों में गायों के लिए हुआ करते थे, गाय के लिए होने वाले युद्ध अब क्षेत्र के लिए होने लगे। अब क्षेत्र का विस्तार होने लगा कि मेरे पास इतना क्षेत्र है, हमारा कबीला इतने में रहता है, तो अब 2 कबीले मिलकर हम इतने हो गए, 3 इतने हो गए, हम तीनों ने मिलकर एक राज्य बना लिया है। अब हम आगे मिलकर ये बराबर वाला जो कबीला है, आइए तो हम इस पर कूच करते हैं और इसको भी अपने में मिलाकर अपने राज्य का हिस्सा बना लेते हैं। इस तरीके की नीति की शुरुआत हो चुकी थी। विद्युत को समाप्त कर दिया गया। विद्युत के बारे में आप पीछे पढ़ के ही आ चुके हैं कि विद्युत क्या होता है। आप उसके लिए पुराना वीडियो लेक्चर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। पीडीएफ से आप समझ सकते हैं कि विद्युत क्या होता था। विद्युत को समाप्त कर दिया गया। विद्युत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट एक वर्ड है वैदिक काल सभ्यता का, इसलिए आपको याद करना होगा। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने आपको इस बात में 3 बार आपको मैं बता चुका हूँ। विद्युत सभा समिति इन सभी के बारे में। स्त्रियों को सभा की सदस्य से बहिष्कृत किया गया। देखो बताया ना, विद्युत सभा की सदस्य से बहिष्कृत कर दिया गया स्त्रियों को। अब स्त्रियां सभा में भाग नहीं लेती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा में भाग ले सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा के सदस्य से बहिष्कृत कर दिया गया। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। अब जैसे जैसे जब राजा ने कबीले ने मिलकर राजा बनाया, राजा ने मिलकर जो है दूसरे राज्य पे कब्जा किया, तो धीरे धीरे उस राजा की स्थिति अपने आप ही मजबूत होती चली गई। तो राजा अत्यधिक ताकतवर हो गए और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। बलि के अतिरिक्त भाग तथा शुल्क दोनों कर लगाए। बलि जो था एक कर था, उसके अलावा 2 कर और थे जिनका नाम था भाग व शुल्क। तो कुल मिलाकर 3 मुख्य कर थे, बलि, भाग व शुल्क। जो 2 नए कर लगाए गए थे उनका नाम था भाग व शुल्क। राजा की सहायता करने वाला उच्च अधिकारी को रत्नीन कहते थे। राजा की सहायता करने वाला जो उच्च अधिकारी होता था उसको रत्नीन कहा जाता था। राजा को स्थायी सेना नहीं रखता था। स्थायी सेना रखना अभी आरंभ नहीं हुआ था, अभी तो विस्तार वाली सोच का आरंभ हुआ था, राज्य बनने लगे थे, लेकिन अभी स्थायी सेना का रखने का प्रचलन शुरू नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में आप जानेंगे कि उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर अब जन्म पर आधारित हो गया था। जो ऋग्वैदिक काल तक कर्म पर आधारित था, ब्राह्मण वैश्य शूद्र वाला जो प्रचलन, वो अब जब कर्म के आधार पर न हो, कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित होने लगा था कि तू शूद्र जन्मा है, तू ब्राह्मण जन्मा है, तू वैश्य जन्मा है, तू क्षत्रिय जन्मा है। लोगों में भेदभाव की भावना ऐसे बढ़ने लगी, जो कि पहले भी गलत थी और आज भी गलत है। इस समय लोग स्थायी जीवन जीने लगे। लोगों में अब जब स्थायीपन आने लगा उनके जीवन में। ये नहीं कि ये कबीला है, कबीला के हम यहाँ से कबीले ने कुछ समय यहाँ खेती की इस जगह पे, फिर जब यहाँ की ज़मीन में थोड़ा कमी आई तो कबीला आगे बढ़ता हुआ नदी किनारे अपनी गैया को लेते हुए आगे बढ़ गया। नहीं, लेकिन इस समय क्या हुआ, इस समय अब कबीलों में स्थायीपन आने लगा। जगह बढ़ती चली गई, विस्तार होता चला गया और जो है लोग अपना स्थायी जीवन जीने लगे। एक जगह ही स्थापित होकर वहीं आसपास अपने खेत बांट लिए या अपनी जगह बांट लिए, हिस्से बांट लिए और वहीं पर रहकर खेती करने लगे और पशुपालन करने लगे। यही इनके मुख्य कार्य थे, मुख्य रूप से पशुपालन व कृषि। इसके पीछे बड़ा रीजन लोहे की प्राप्ति होना। लोहे की प्राप्ति इसके पीछे का बड़ा रीजन इसलिए है क्योंकि लोहे से पहले कभी इनके पास ऐसा पदार्थ माफी जगह कोई ऐसा धातु नहीं थी इनके पास कि जिससे ये जंगलों को काट सके।
कांसा तांबा इन सब चीज़ों में इतनी ताकत नहीं थी कि उनसे हम जो है बड़े बड़े वृक्षों को काट सके, बड़े बड़े झाड़ियों को ख़त्म कर सके। और जैसे ही लोहे की प्राप्ति इनको हुई तो लोहे की प्राप्ति ने एक अलग ही दुनिया को बना दिया, क्योंकि लोहे से इन्होंने तीखे तीखे औजार बनाए जिनके माध्यम से इन्होंने जंगलों को काटा, जिनके माध्यम से इन्होंने झाड़ियों को साफ़ किया, मैदानों को साफ़ किया। तो इन्होंने वहीं पर जगह बनाकर अपने जीवन में स्थायित्व लाए और वहीं पर स्थायी रूप से रहने लगे। तो लोहे का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि कबीलाई जीवन से इनका जीवन, स्थायी जीवन एक स्थान पर शुरू हुआ। इसमें लोहे का बड़ा मुख्य योगदान है। शायद आप समझ भी गए होंगे मेरी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ग पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्पष्ट स्थापित हो गए। तो लोग वही 4 वर्गों में बट गए, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। यज्ञ का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। यज्ञ का महत्व काफ़ी बढ़ गया और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो चारों वर्णों के कार्य का उल्लेख कहाँ मिला हमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। इस काल में 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की स्थापना हुई। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हमारा उत्तर वैदिक काल था इसमें 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई। अब आप कहेंगे कि सर चौथा आश्रम संन्यास भी तो होता है। तो चौथा आश्रम जो संन्यास है वो महाजनपद काल में जोड़ा गया। ये वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये चौथे आश्रम वाला कि 3 आश्रम की, तीनों आश्रम कहाँ से जोड़े गए? उत्तर वैदिक काल में, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ थे। और चौथा आश्रम जो है संन्यास वो महाजनपद काल में जोड़ा गया। ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यह ऋग्वैदिक काल में भी था और यह उत्तर वैदिक काल में भी था। बल्कि महिलाओं की स्थिति थोड़ा बिगड़ी थी उत्तर वैदिक काल में। इनको सभा से बाहर कर दिया गया था और भी काफ़ी चीज़ें इन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन शिक्षा का अधिकार इनको उत्तर वैदिक काल में भी था और ऋग्वैदिक काल में भी इनको था। बाल विवाह नहीं होते थे। विधवा विवाह नियोग प्रथा के साथ अंत्य जातीय विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उत्तर वैदिक आर्थिक स्थिति। उत्तर वैदिक आर्थिक स्थिति के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया था। जब लोहे की प्राप्ति हो गई थी, देखिए आगे हमने लिखा हुआ अभी अपने नोट्स में, लोहे की खोज के कारण, क्योंकि लोहे की खोज ने इस परिवर्तन को किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वजह से यहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था। अब क्योंकि इस जीवन में स्थायित्व आ गया था, तो वही कि हमारा यहाँ पर अपना कोयला बनाया और ये हमने अपने आसपास में अपने सारे खेतों को बांट लिया कि ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। और इस तरीके से लोहे की प्राप्ति करते हैं, जंगलों को साफ करते चले गए और जंगल बना लिए अपना पूरा क्षेत्र, और यहीं पर स्थायी जीवन जी शुरू करके पशुपालन को अब कम किया। पशुपालन के साथ साथ कृषि को अब मुख्य पेशा बना लिया गया। मुख्य फसलें क्या थी? मुख्य फसलें थी धान व गेहूँ। सिंधु सभ्यता में जौ सबसे मुख्य फसल थी, लेकिन अब थोड़ा गेहूँ और धान पर ज़्यादा आया और धान इस समय मुख्य रूप से धान फसल बनी और धान व गेहूँ इस समय की मुख्य फसलें थी। यजुर्वेद में भी धान, यव, जौ, गोधूम, गेहूँ की चर्चा मिलती है। तो आपको याद रखना होगा कि यजुर्वेद में ब्रीही, धान, यव, जौ और गोधूम, गेहूँ की चर्चा मिलती है। इन शब्दों को याद रखना। ब्रीही धान को कहते थे, यव, जौ और गोधूम, गेहूँ। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं है, ऊन शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कपास का उल्लेख यहाँ तक भी नहीं था। ऊन शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन कपास का उल्लेख नहीं था। उत्तर वैदिक सभ्यता भी ग्रामीणी थी। इसके अंत में हम नगरों का आभास हस्तिनापुर व कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे। उत्तर वैदिक काल सभ्यता जो थी दोस्तों, यह भी पूरे वैदिक पीरियड की तरह एक ग्रामीण सभ्यता ही थी, लेकिन जब इसका अंतिम समय था उस समय हमने एक आभासी रूप से जो शहरीकरण देखा वो हस्तिनापुर व कौशाम्बी नामक जो नगर एक आभासी रूप से नगर बने
थोड़ा थोड़ा लोगों में वहाँ पे जीवन में व्यापार की वृद्धि और इस तरह की हुई कि जो थोड़ा गांव से ऊपर लोगों को दिखा आभासी रूप से, वो हस्तिनापुर व कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे। ये आपसे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो सिर्फ आपके जानने के लिए है जिससे आप समझ सके। नियमित सिक्के का प्रारंभ अभी नहीं हुआ था। सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय द्वारा होता था, जो कि पहले से भी वस्तु विनिमय से होता था, अभी भी वस्तु विनिमय से होता था। निष्क शतमान पाद एवं कृष्णजल माप की इकाई थी। तो निष्क और शतमान, ये आप मुख्य रूप से याद रखना कि निष्क शतमान पाद व कृष्णल माप की इकाई थी। तो निष्क और शतमान आपको खास तौर पे याद रखने हैं कि ये माप की इकाई थे। निष्क गले में पहनने का आभूषण भी हुआ करता था इस समय पर। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। लाल मर्दबांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थे। इस काल में सर्वाधिक प्रचलित क्या था? लाल मर्दबांड जो थे इस समय में सर्वाधिक प्रचलित थे। लाल मर्दबांड इस समय में सर्वाधिक प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति के बारे में हम आपको बता दें कि धर्म का स्वरूप जो था बहुदेववादी तथा उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति था। धर्म का स्वरूप जो था वो बहुदेववादी था और जो धर्म का उद्देश्य था वो भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। प्रजापति विष्णु तथा रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए। इस समय पर मुख्य देवता के रूप में जो स्थापित हुए उनमें थे प्रजापति, विष्णु व रुद्र। उत्तर वैदिक पीरियड में प्रजापति, विष्णु व रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए। सृजन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। तो प्रजापति का सर्वोच्च स्थान, उत्तर तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता का स्थान सर्वोपरि था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, जिनको सृजन का देवता, प्रजापति जैसे आज कुम्हार को प्रजापति कहा जाता है क्योंकि कुम्हार ही सृजन करते हैं सारे समाज के लिए, सभी के लिए। अब तो हम लोहे के, स्टील के और प्लास्टिक के टिफ़िन और खाने के सामान की प्लेटें वलेटें बनाने लगे हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारी खाने पीने के संबंधित जितने भी बर्तन हमारे बनाए जाते थे ये कुम्हार ही बनाते थे। तो प्रजा के पति वही तो प्रजा की देखभाल करते थे, तो प्रजापति कुमारों को इसलिए कहा जाता है। और जैसे कि सर्जन के देवता के रूप में सर्वोच्च जो थे प्रजापति ही का स्थान था, जिनको सृजन का देवता भी कहा जाता था। पूषण शूद्रों के देवता थे। तो क्वेश्चन यह भी बना है पहले भी कि शूद्रों के देवता के रूप में कौन देव थे? तो पूषण शूद्रों के देवता थे उत्तर वैदिक काल में। और सृजन के देवता कौन थे? प्रजापति, जिनका सर्वोच्च स्थान था। यज्ञ का महत्व बढ़ा व जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिली। चलिए, ये खास तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिली। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा कि सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा कहाँ मिली? वो उपनिषदों में मिली। पूर्ण जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पूर्ण जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो पूर्ण जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में बृहदारण्यक उपनिषद में हमको मिलती है। तो जैसे इसके साथ ही हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति इस प्रकार की थी। आइए हम आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था जो थी इसकी स्थापना ही उत्तर वैदिक काल में हुई थी। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कहाँ पर? ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। कहाँ पर बताए गए हैं? ज्वालो में 4 आश्रमों को बताया गया है। आप इन सबको याद रखिएगा। आप बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान के पीछे भाग रहे होंगे, हमें पता है, लेकिन भागते रहिए आप। अंत में हम भी आपको बता देंगे और आप भी हमको बता देना कि क्वेश्चन क्या फंसते हैं और कहाँ से फंसते हैं। इसी आधार पे हमारे खुद की परीक्षा में फंसे हैं, पिछली परीक्षाओं में फंसे हैं और आगे भी फंसेंगे। इस बात का दावा है, गारंटी है। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये कोई अपनी मुझे यहाँ पढ़ाई नहीं करनी है, वो तो रिजल्ट बताएगा कि क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की स्थापना हुई। चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में प्रारंभ हुआ। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चौथे आश्रम महाजनपद काल में स्थापित हुआ। ब्रह्मचर्य आश्रम, ये आपको ये सब तो आपको पता होना चाहिए
लेकिन आपको तेजी से बता देते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम का जो समय होता है 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ का 26 से 50 तक, वानप्रस्थ 51 से 75 तक, संन्यास 76 से 100 तक। 75 प्लस हो गए भैया, संन्यास ले लीजिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या कीजिए, मोक्ष मिलेगा। तो ब्रह्मचार्य आश्रम ज्ञान प्राप्ति के लिए, धर्म गृहस्थ आश्रम जो है सांसारिक जीवन के लिए, वानप्रस्थ आश्रम मनन व चिंतन के लिए, और संन्यास आश्रम मोक्ष की प्राप्ति हेतु संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष तक। नोट ध्यान रखिएगा इसको आप। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। जो गृहस्थ आश्रम जो है 25 से 50 की उम्र तक का गृहस्थ आश्रम, उसमें उसको सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग पुरुषार्थ, धर्म अर्थ व काम का एक ही साथ उपयोग कर सकता है। क्योंकि इसमें वो धर्म अर्थ व काम तीनों का एक साथ उपयोग कर सकता है मनुष्य, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि शूद्रों को सिर्फ गृहस्थ आश्रम की ही छूट प्राप्त थी। वो आगे आपको दिख भी जाएगा, मिल भी जाएगा शायद आपको, मुझे उम्मीद है कि हमने नोट्स में लिखा था। इसी आश्रम में त्रिऋण में निर्वृत्त होते हैं। इसी जो हमारा गृहस्थ आश्रम है, इससे हम 3 ऋणों से निवृत्त हो जाते हैं। 3 ऋण कौन कौन से ऋण? एक तो ऋषि ऋण, जिसमें हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। दूसरा पितृ ऋण, जिसमें हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। तीसरा देव ऋण, जिसमें यज्ञ करना, हम इस कौशल में आ जाते हैं कि हम यज्ञ कर सके। तो इस आश्रम में 3 ऋणों से निवृत्ति होती है। इस आश्रम में हम त्रिवर्ग का एक साथ उपयोग कर सकते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। नोट: शूद्र मात्र गृहस्थ आश्रम में ही को ही अपना सकते थे, अन्य आश्रमों को नहीं। देखिए, आप याद रखना कि शूद्र मात्र किस आश्रम को अपना सकते थे? तो शूद्र मात्र गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे। वर्ण व्यवस्था: ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक काल में 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, आपको याद रखना होगा। ऋग्वेदिक काल में वर्णों का आधार कर्म था, परंतु उत्तरवैदिक काल में जन्मजात बना दिया गया। ये हमने आपको पहले बता दिया है। अब एक अवधारणा थी कि पुरोहित का जन्म कहाँ से हुआ है? ब्रह्मा के मुख से हुआ है। उसका कार्य था धार्मिक अनुष्ठान करना। क्षत्रिय का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा की भुजा से हुई है। उसका कार्य है शासक वर्ग में बना रहना व धर्म की रक्षा करना। वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा की जांघ से हुई है, जिसका कार्य है कृषि करना, व्यापार करना और वाणिज्य कार्य करना। शूद्र की जो उत्पत्ति है उसकी ब्रह्मा के पैरों से हुई है, उसका कार्य है सेवा करना। सेवा करने में इसमें जोड़ दिया गया उत्तरवैदिक काल में अन्य वर्ण के लोगों की सेवा। तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन किए गए पुरोहितों के द्वारा या किसी के भी द्वारा, इतना ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अन्य वर्ण के लोगों की सेवा करना इसमें शूद्रों के लिए इस तरीके से जोड़ा गया। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा गिरावट आई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन शूद्रों की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना गया। कर की अदायगी केवल वैश्य किया करते थे, केवल वैश्यों से ही उत्तर वैदिक काल में कर लिया जाता था। कर की अदायगी सिर्फ वैश्य ही करते थे। उत्तर वैदिक काल में मैं आपको बता दूं कि विवाह के प्रकार उत्तर वैदिक काल में आपको ज़्यादा नहीं इसमें याद रखना है। आप पढ़ना चाहेंगे पढ़ लेना, हम आपको PDF भी ग्रुप में शेयर कर देंगे, और आप स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो में भी यहाँ से आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में विवाह किस प्रकार कितने थे? विवाह के प्रकार मैं आपको बता दूं कि विवाह 8 प्रकार के विवाह थे। मैं आपको फटाफट से प्रकार बता देता हूँ। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इन सभी विवाह के बारे में आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि विवाह के प्रकार कितने थे? तो 8 प्रकार थे, और ये 2-4 विवाह, मतलब कि आप इनको एक बार पढ़ लेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस विवाह में क्या होता है। इनके नाम से ही स्पष्ट साफ हो जाता है। नोट: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। तो ये जो ब्राह्मणों के लिए मान्य थे, आपकी परीक्षा के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्र में होता था। गंधर्व विवाह केवल क्षत्रिय में होता था। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है कि क्षत्रिय में होने वाला विवाह
जो सिर्फ क्षत्रियो में होता था, ऐसा कौन सा प्रकार था? तो वो गंधर्व विवाह था, जो केवल क्षत्रियो में होता था। तो इसी के साथ आपको दर्शन तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन चलो हम दर्शन के बारे में आपको बता देते हैं कि भारतीय दर्शन शास्त्र में जो मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र की 6 शाखाएं बनी है, उन 6 शाखाओं के दर्शन और उनका ग्रंथ और उनके प्रतिपादक कौन थे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चले सांख्य दर्शन के बारे में। तो सांख्य दर्शन का जो ग्रंथ था वो सांख्य सूत्र था, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। योग दर्शन, जिसका आधार ग्रंथ योग सूत्र था और जिसके प्रतिपादक पतंजलि थे। न्याय दर्शन, जिसका आधार ग्रंथ न्याय सूत्र था, उसके प्रतिपादक गौतम थे। तो आपको याद रखना होगा, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि, योग के पतंजलि और न्याय दर्शन के गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन के वैशेषिक सूत्र और कणाद व उलुक। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद व उलुक थे। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे और आधार ग्रंथ पूर्व मीमांसा सूत्र था। उत्तर मीमांसा का आधार ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र था और प्रतिपादक वेद व्यास और वादरायण थे। ठीक है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ हमारा वैदिक काल संपूर्ण रूप से समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन बनेगा इससे अलग तो मैं आपको पिन बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, नीचे कमेंट में। लेकिन मुझको लगता नहीं कि शायद इससे बाहर कोई क्वेश्चन बने, और जो कोई बनेगा भी तो हम जो आगे MCQ कराएंगे, MCQ फॉर्म में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना हमने आपको ये बताया है, पार्ट 1 पार्ट 2 वैदिक काल का और सिंधु घाटी सभ्यता में पार्ट 1 पार्ट 2 में जितना बताया है, शायद ही क्वेश्चन इससे बाहर आए। और दोस्तों, हमसे जुड़े रहिएगा। करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको देनी शुरू कर दी गई हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि आने वाले अगले महीने की 15 सितंबर तक आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लें, और उससे आगे का 1 महीना आप सिर्फ प्रैक्टिस, रिवीजन और क्विज़ और टेस्ट में बिताएं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।